हादी भाई, एलसी जब आप इन कैश करवाते हैं तो उसके बाद फिर आपकी बैंक के साथ जो अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर उस नंबर ऑफ डेज़ के साथ फिर आप उसको पे कर रहे होते हैं। पहली तो चीज़ ये है कि इनकी, अब ये समझें कि इनकी लिमिट्स जो हैं, अब आई डोंट नो कि लिमिट्स इन्होंने इन्हेंस करवाई हुई थी या ऑटोमेटिकली इनके पास इतनी लिमिट्स थी कि जिसको उसने इन कैश करवा लिया है, अब आगे नंबर ऑफ डेज़ के साथ इन्होंने इसको पे ऑफ करना है। अगर वो पे ऑफ नहीं करेंगे तो मार्कअप और बाकी सारी चीज़ें इनको हिट होना शुरू हो जाएंगी। तो वाइस वर्सा ये है कि इसका ये भी हो सकता है कि सीपीएचजी जो है उसकी अपनी एलसीज डिफ़ॉल्ट कर रही थी, कोई 3-4 महीने पहले की मटेरियल इन्फॉर्मेशन थी कि हमारी एलसीज डिफ़ॉल्ट करेंगे और हमारे पास पैसे नहीं है, गवर्नमेंट पाकिस्तान से पैसे मांग रहे थे। तो उसकी बिहाफ पे यहाँ से इन्होंने इनकी एलसी को जो है विड्रॉ करवाया होगा और अपना वर्किंग कैपिटल को जो है यूटिलाइज़ किया होगा। तो वो इनके साथ जो अंडरस्टैंडिंग है सीपीएचजी की कि आपको जो भी बोरिंग वगैरह करेगा या जो भी पैसे की लैंडिंग होगी इनको, तो वो सीपीएचजी के साथ अलग अपना एक एग्रीमेंट करेगा कि वो कितने परसेंट मार्कअप के साथ उसको कैसे वो रिटर्न करेंगे। हारून भाई, इसके अंदर एक कैच है ना जो सारे मिस कर रहे हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट की बात नहीं हो रही, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट की बात हो रही है, जो कि लास्ट रिजॉर्ट होता है बैंक की। मतलब बैंक गारंटी ही करता है उसके अंदर कि भाई अगर पार्टी भी इवन वो कर दे, डिफ़ॉल्ट कर दे, तो बैंक जो है वो पैसे देगा ही देगा। तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई पीछे पेमेंट्स डिफ़ॉल्ट कर रही होंगी, तो उनको जो है ये स्टैंड बाय लेटर ऑफ जो SBLC है, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट, वो यूज़ करना पड़ा है। तो ये उनकी कैश सिचुएशन को ही बता रहा है ना, कि मतलब उनकी सिचुएशन इस तरह की है कि प्रॉब्ली जो पेमेंट्स वगैरह होंगी वो डिफ़ॉल्ट कर रही होंगी, तो उनको ये लास्ट रिजॉर्ट जो है वो यूज़ करना पड़ा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मतलब कैश वाइज आई डोंट थिंक कोई इतनी अच्छी पोजीशन होगी आपको कि उनको ये वाला स्टेप लेना पड़ रहा है। हाँ ना, कैश आपको के अगर बैंक में, मतलब आपको के पास अगर 33 बिलियन का रिजर्व लगा हो तो आपको ये सुकून से नहीं बैठा होगा, आपको एक नया प्लान लगा रहा होगा। ये तो मतलब नेगेटिव में चलते हुए जो है सारी ज़िंदगी इन्होंने काम किया है, तो वो अब अगर यूज़ किया तो ऑटोमेटिकली मुझे जो लग रहा है कि ये सारी की सारी जो प्लानिंग हो रही है वो विंटर के हिसाब से हो रही है, और जो एलएनजी की भी जो कॉस्टिंग सामने आ रही है और अभी तक जो हालात बन रहे हैं, और कैप्टिव पावर प्लांट भी जिस तरीके से शट डाउन कर दिए 2-3 महीने के लिए, मेरा नहीं ख्याल कि एलएनजी के ऊपर भी ये पावर जनरेशन करेंगे। और रिफाइनरीज भी चीख रही हैं कि फर्नेस ऑयल हमारे पास बहुत ज़्यादा वो स्टोर हो गया है, तो उसके ऊपर आप आए। तो मेरे ख्याल में अब पावर जनरेशन का जो मेजर जो इम्पैक्ट आएगा या मेजर जो आएगा, ये डाइवर्सिफाई करेंगे। तो वो मेरे ख्याल में ये कोल के ऊपर ही लेके चलेंगे, कोल या फर्नेस ऑयल के ऊपर। हो सकता है कि रिफाइनरीज को थोड़ा सा स्टेबिलिटी देने के लिए फर्नेस ऑयल भी साथ में अटैच कर दें, क्योंकि जो कोल की जो प्राइसेस हैं, कोल की प्राइसेस काफ़ी नीचे हैं। तो वो कोल की प्राइसेस को नीचे लेने का अगर एडवांटेज लेना है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, या इन कंपनीज ने अगर एडवांटेज लेना है, गवर्नमेंट पाकिस्तान तो नहीं, खैर इन कंपनीज ने अगर एडवांटेज लेना है, तो मेरे ख्याल में इन प्राइसेस के ऊपर अगर ये कोल इंपोर्ट करते हैं तो एक वो प्लस ही है यहाँ पे। क्योंकि थ्रू आउट मैं पीछे को 3-4 महीने से देख रहा हूँ कि जो सीपीएचजी की जो आ रही है 33%, 34% के ऊपर वो चल रहा है। तो इसका मतलब है कि एक यूनिट बंद है और एक यूनिट ही उसका काम चला रहा है उसका जो है, मतलब 340, 350 इतनी वो पावर जनरेशन कर रहा है, और वो टोटल 1320 मेगावाट का है। इसके जितने भी एंगल्स इसको सोच लें, जो भी इस पर कर लें, और मैं मगजमारी कर रहा हूँ क्योंकि डाटा तो अवेलेबल नहीं है, क्लैरिटी तो नहीं है चीज़ों में भी, लेकिन हर एक एंगल से देखने के बाद में नज़र ये आ रहा है कि एज सच कोई इम्पैक्ट इसकी ईपीएस के ऊपर एज सच कोई ख़ास इम्पैक्ट, नॉमिनल सा इम्पैक्ट के अलावा कोई इम्पैक्ट इसकी ईपीएस के ऊपर आ नहीं सकता। और खैर ये भी जो तरीका इन्होंने बताया है उस तरीके से ये वाला इम्पैक्ट आरएफबी से मैं डिसएग्री करता हूँ कि इस तरीके से इम्पैक्ट नहीं आना है, इम्पैक्ट दूसरे तरीके से आना है। अब मैं वो आपको बताता हूँ कि एक लेमैन लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ जो मेरी समझ में आया है, कि एक शेख साहब ने और मैंने मिलकर कारोबार शुरू किया। तो शेख साहब ने कहा कि आप और मैं 50-50 के पार्टनर हैं, लेकिन अगर मुझे फ्यूचर में पैसों की ज़रूरत पड़ी तो आपने जो है ना, मुझे आपने ना 1 लाख रुपया प्रोवाइड करना है एट एनी केस। मैंने कहा शेख साहब ठीक है, आपकी पूरी डील होगी। ठीक है, शेख साहब ने कहा मेरी तसल्ली नहीं होती, आप ऐसा करिए, आप ना मुझे 1 लाख रुपये का चेक काट के देते हैं। मैंने चेक काट के दे दिया। किसी स्टेज पे जाके शेख साहब ने ना वो 1 लाख रुपये का चेक कैश करवा लिया। 1 लाख का वो मेरा था रनिंग फाइनेंस का अकाउंट था समझे। तो वो मुझे आज की डेट में निकला है, तो आज की डेट में मुझे उस पर मार्कअप पड़ना शुरू हो गया। मैंने अब शेख साहब से कहा शेख साहब वो आपने 1 लाख रुपए लिया, तो शेख साहब आगे से कह रहे हैं कि हाँ जी वो आप ना 1 लाख रुपए रिकॉर्ड कर लेंगे, आपने मुझे उधार दिया है, मैंने आपसे उधार लिया है, तो उसका जो आपको मार्कअप वगैरह पड़ता है उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, उसका मार्कअप भी मैं दूंगा। तो मैंने तो मेरे लिए एक ऑलमोस्ट एक एंट्री की है। ठीक है, अब उसके अगेंस्ट मैंने कोई भी चीज़ प्लज करवाई है या जो भी चीज़ थी, मेरी जारी बात है कुछ ना कुछ तो बैंक को भी उसके लिए चाहिए था। मैंने गोल्ड दिया, व्हाट्सएवर कुछ भी मैंने दिया, तो मेरा एक रनिंग फाइनेंस का अकाउंट चल पड़ा हुआ है। अब जो है शेख साहब 4 महीने में वापस करते हैं, शेख साहब 2 महीने में वापस करते हैं, शेख साहब 1 साल में वापस करते हैं।
मेरे अकाउंट से लाख रुपए तो मेरा था ही नहीं ना बेसिकली। मेरे पास तो मतलब मेरे कैश में तो स्टैंड ही नहीं कर रहा था। वो रनिंग फाइनेंस के अकाउंट में से वो फाइनेंस निकल गया, उसके ऊपर मार्कअप आ रहा है, शेख साहब मार्कअप भी उसका दे रहे हैं और वो सारी चीज़ें सिस्टम चल रहा है। अब किसी स्टेज के ऊपर जाके शेख साहब लाख रुपए वापस करेंगे तो मैं वो बैंक को वापस कर दूंगा, वो बैंक मेरे उसमें से खाते में से निकाल देगा, मैं भी जीरो जीरो हो जाएगा, बैंक को भी जीरो जीरो हो जाएगा। अच्छा, अब जो इम्पैक्ट आना है ये जिस तरीके से बना रहे हैं इम्पैक्ट इस तरीके से नहीं है। नॉर्मली जो CPHG से लेंगे ना ये ज़्यादा ही पैसे लेंगे CPHG से। ये नहीं हो सकता जो मार्कअप इनका बैंक का है ये उतना ही मार्कअप आगे से लें, तो उससे ऊपर ही होगा। 0.25% से लेके 1% तक हो सकता है। नॉर्मली जो हमने एग्रीमेंट्स वगैरह देखे हैं तो वो 1% तक ही गए हैं। डिफरेंट कंपनीज ने इस तरीके से की हैं जो पीछे लैंडिंग की है। जब आपने प्रिंसिपल कंपनी को भी लैंडिंग की तो तब भी 1% के आसपास ही बात रुकी है, एडिशनल 1% पे। तो मुझे जो इस सारी कहानी के अंदर, सारे सिनेरियो के अंदर समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि अब चूंकि ये बेसिकली लोन जो है, ये लोन तो है CPHG का जो 150 मिलियन डॉलर है। अब जब CPHG अपने पास इसको लेगा एज ए लोन के तौर पे इसको ट्रीट करेगा तो लोन के ऊपर उसको मार्कअप पड़ेगा, तो इस मार्कअप की हिट डायरेक्ट जो पड़ेगी वो CPHG को पड़ेगी। अब CPHG जो है चूंकि वो उसमें पार्टनर है, क्या नाम है, हबको भी उसमें 46% का पार्टनर है, तो 46% की उस मार्कअप की हिट CPHG के खाते में हबको को पड़ेगी और 54% की हिट जो पड़ेगी वो पड़ेगी उसको, अल्लाह आपका भला करे, CPHG को। तो दोनों मिलके वहाँ से करेंगे। लेकिन जब आप इतना बड़ा एक कैपिटल को यूटिलाइज कर रहे हैं तो उस कैपिटल को अगर यूटिलाइजेशन का मकसद ये है कि आपने कोल, सस्ता कोल मिल रहा है और बाकी सारी चीज़ें आपने अपने वर्किंग कैपिटल को इन्हेंस करना है या उसके लिए आपने चीज़ें करनी है, तो उसका वाइस वर्सा ये हो जाएगा कि वो एक प्लांट जो कम कैपेसिटी पे चल रहा है या जिसकी प्रोडक्शन स्लो हुई हुई है, तो इन हालात में जाके जब डॉलर भी आपका आपको 230 के आसपास चल गया हुआ है और उसकी ROE भी इंक्रीज़ हो रही है, तो वहाँ पे जब वो प्रोडक्शन के अंदर जाएगा तो वहाँ पे फिर वाइस वर्सा होगा कि वो रादर देन कि वो एक इम्पैक्ट उसके आने के, वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात है ये लॉन्ग लास्टिंग है नहीं है, किसी स्टेज के ऊपर गवर्नमेंट से कोई पेमेंट्स वगैरह मिलेंगी तो मेरे ख्याल में सबसे पहले इसको वो करेंगे। ये है इसका एक रुख। दूसरा रुख ये है कि आपको पिछले कुछ साल, 1.5 साल से अपने AGMs में बार बार जिक्र कर रहा है कि दे कैन इंक्रीज इक्विटी, दे कैन इंक्रीज इक्विटी। तो वो ये भी हो सकता है कि वो 33 बिलियन या 35 बिलियन जो भी अमाउंट बनती है, आपको जो है उसको वापस उसको मतलब पैसे ना ले, उसके बदले में अपनी शेयर होल्डिंग वहाँ भी इंक्रीज कर ले। डिपेंड्स कि कितने % वो शेयर्स बनते हैं। अब मेरा डिसएग्रीमेंट RFV से जो शुरू होना था ना, मेरा वॉइस नोट जल्दी खत्म हो गया। मेरा डिसएग्रीमेंट ये होना था कि जो 33 बिलियन या 34 बिलियन की जो अमाउंट है ना, इसका अगर रॉ मटेरियल लेना है, उसकी इन्होंने बनानी है बिजली, वो बिजली बना के देनी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो पैसा वापस नहीं करना है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने काइबोर प्लस 2% मार्कअप देना शुरू कर देना है, तो दूसरे या तीसरे महीने में जाके वो बैलेंस आउट हो जाना है। तो वो RFV जो पूरे साल का बना रहा है, पूरे साल का तो इम्पैक्ट इसके ऊपर आना ही नहीं है, क्योंकि रिसीवेबल जो है इंक्रीज़ होना है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ, ना कि डिक्रीज़ होना है। तो रिसीवेबल अगर इंक्रीज़ होना है तो किसी स्टेज पे दूसरे या तीसरे महीने में जाके वो एक इक्वलेट हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा है कि ये जो 220 मेगावाट के जो पावर प्लांट्स हैं ना, कुछ 6-6 बिलियन तो एक क्वार्टर में इनका भी पाइल अप हुआ है पेमेंट्स के साथ भी। तो ये अगर 1320 मेगावाट का, तो उसको खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी देर में ये पाइल अप होना है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ जो है। तो ये 2-3 महीने, और 2-3 महीने में अगेन ये जो इम्पैक्ट आना है ये CPHG की उस पर EPS पे आएगा और हबको की कंसोलिडेटेड के ऊपर आएगा, इम्पैक्ट आएगा। तो अगर ये CPHG की अर्निंग के ऊपर 5% का इम्पैक्ट है, तो CPHG की तो अर्निंग ही 3.5 रुपये हबको के पार्ट के ऊपर है। 3.5, 3.5, 7, 14, 13-14 रुपये के ऊपर 5% लगा लें, क्या बनता है? सॉरी, 13-14 रुपये के ऊपर 5%। जी बेसिकली अरुण भाई आप सही कह रहे हैं। इसके अंदर जो है ना EPS पे तो देखे ना, अकाउंटिंग टर्म में फर्क पड़ ही नहीं सकता ना, क्योंकि आपका जो एक एसेट था कैश, वो अगर आपने किसी को दे उधार पे दे दिया है तो वो आपका एसेट जो है वो रिसीवेबल बन गया। तो बेसिकली आपका सिर्फ और सिर्फ जो फर्क आया है वो आपका उसके ऊपर आया है, क्या नाम है, एसेट की, लिक्विड एसेट से जो है वो रिसीवेबल एसेट बन गया। एक ये डिफरेंस है। दूसरा जो ये डिफरेंस कह रहे हैं वो मार्कअप का कह रहे हैं, और आपने भी जैसे आपने वॉइस नोट में भी बताया, तो वो जो भी मार्कअप होगा वो ऑब्वियसली दोनों शेयर करेंगे। तो वो जितना भी कोई पड़ जाएगा, कितना कोई मतलब इससे कहीं ज़्यादा बोरोइंग्स वगैरह चल रही होती हैं, तो वो मतलब जितना भी अगर 4-5% भी पड़ जाए, एक आध रुपए का भी EPS में फ़र्क पड़ जाता है, तो वो भी कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। और मेन जो बात है ना वो ये है कि $150 मिलियन की जो रिक्वायरमेंट आई है ना, ये आई किस चीज़ के लिए, अब ये इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। इस सारी चीज़ के अंदर जो है वो इम्पोर्टेंट बिट ये है कि ये $150 मिलियन की जो यूटिलाइजेशन है वो किस चीज़ के लिए।
अगर तो वो मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि कोयले के लिए प्रोक्योरमेंट के लिए है, या फिर और इंटरेस्टिंगली अभी मतलब जैसे उसमें भी आया कि इनकी मुझे भी ये नहीं पता था कि प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट जो है ये अचीव नहीं कर चुके अभी किया हुआ सीपीएजी ने अभी तक, ये मुझे नहीं पता था वैसे, ये मैंने अभी देखा है इसके अंदर। तो हो सकता है उसके अंदर जो है कोई ना कोई क्या नाम है पीसीडी को करने के लिए जो है जो भी चीज़ें आपकी पेंडिंग रह गई थी उसके लिए हो, तो वो तो फिर दिसंबर में क्लैरिटी आएगी कि ये $150 मिलियन उन्होंने किस लिए यूज़ किए। बट जो इमीडिएट इम्पैक्ट है जो मैं सुबह से कह रहा हूँ, वो बस ये हो सकता है कि आपका जो दिसंबर का डिविडेंड है उसके ऊपर थोड़ी सी वो आ सकती है, क्योंकि अगर आपके क्या नाम है जो आपका कैश है, हो सकता है वो उसकी जो है अवेलेबिलिटी आपके पास दिसंबर में ना हो, कि आप उससे कोई डिविडेंड पे कर सको। बट वो डिपेंड करता है कि आपको रिसीवेबल्स वगैरह क्या मिलते हैं, अगर कोई पेमेंट वगैरह आ जाती है तो वो फिर ऑब्वियसली कवर हो जाएगा। बट बाकी जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो तो उसी वक्त मैंने भी आपको बल्कि यही कहा था कि बेसिकली कैश जो है वो रिसीवेबल में जो है कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर तो कोई ख़ास नहीं पड़ेगा।